नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां सीज फायर ऐलान के बाद फिर से पाकिस्तान की हिमाकत देखने को मिली है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताजा सीज फायर समझौते के चंद घंटे बाद ही एक बार फिर सीमा पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई ने माहौल को एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिया। बीती शाम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में फायरिंग की। अखनूर, रजौरी और आरएसपुरा सेक्टर्स में भी फायरिंग की गई। पलनवाला सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। सेना की त्वरित कार्रवाई के कारण किसी प्रकार की बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा बलों को पूरी रात अलर्ट पर रहना पड़ा। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों की भी सूचना मिली है। श्रीनगर और उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए, जिन पर भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिया। ये सभी ड्रोन्स हमले विफल कर दिए गए। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक इसका असर देखने को मिला। उधमपुर, फिरोजपुर, श्रीनगर, पटियाला, फजिल्का, होशियारपुर और राजौरी जैसे क्षेत्रों में एहतियातन ब्लैकआउट कर दिया गया। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर में भी प्रशासन ने ब्लैकआउट और अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज सभी राज्यों में हालात सामान्य देखे जा रहे हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए राजीव शर्मा जुड़ गए हैं, इनपुट हेड हैं। राजीव, अब देखिए, कल वो ऐतिहासिक पल आया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया था। अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, कल शाम की वह बात थी, लेकिन आज सुबह तक का भी इंतज़ार पाकिस्तान ने नहीं किया। फिर रात में अपनी हिमाकत को दोहराते हुए वही सीज फायर उल्लंघन, वही पुराना राग अलापने लगा। ऐसे में अब आगे की स्थिति पर कैसे और क्या समझा जाए? कुणाल, ये पाकिस्तान की फितरत है। जब वो पिटता है तो पिटने के एक बार बाद फिर से वापस लौट करके आता है। ये कोई नई नहीं है। 48 में भी ऐसा हुआ, 65 में भी हुआ, 71 में भी हुआ, और ये जब जब लड़ाई हुई है तब तब ऐसा हुआ है। तो भारत की सेना जो है वो कॉशियस है, और भारत की सेना जानती है कि इसको जो है सबक पूरा सिखाना ही पड़ेगा। हालांकि कल रात उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई सीज फायर नहीं किया जा रहा है, अलबत्ता सीज फायर का उल्लंघन जारी रहा। और इतना ही, रात ही नहीं, रात में लगभग 12 बजे के बाद स्थिति लगभग सामान्य होने लगी थी। इसके बाद सुबह एक बार फिर 4 बजे के बाद अमृतसर के आकाश में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद अमृतसर के प्रशासन ने तत्काल रेड अलर्ट जारी किया, लोगों से कहा कि वो बाहर ना निकलें। तो ये पाकिस्तान की फितरत है कुणाल, कि वो बार बार इस तरह की हरकत करता है। ठीक है राजीव, लेकिन फिर ये समझाइए हमें कि ये परिस्थितियां फिर किस ओर इशारा कर रही हैं। जब कल यह ऐलान हुआ कि 5 बजे शाम से अब 12 बजे तक, 12 मई तक की वो डेडलाइन दी गई, तब तक सीज फायर युद्ध विराम रहेगा, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ से बातचीत की, इतनी भारी भरकम बातचीत, अमेरिका की मध्यस्थता, नतीजा तो सिफर है राजीव। देखिए, मध्यस्थता शब्द यहाँ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत की तरफ से जो बयान दिया गया है वो ये कहा गया है कि ये बायलैटरल समझौता है, भारत और पाकिस्तान के बीच का समझौता है, ये मध्यस्थता नहीं है। हाँ, ट्रंप ने तो लेकिन खुलेआम क्रेडिट लूट लिया है। वो उन्होंने कहने दो, लेकिन भारत का जो बयान आया है उसमें अधिकृत रूप से ये है कि ये इसमें मध्यस्थता किसी की नहीं है, हमने किसी की मध्यस्थता नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, उससे ये पता चलता है कि भारत, पाकिस्तान की सत्ता और सेना में, दोनों में समन्वय नहीं है। अगर सत्ता और सेना में समन्वय होता तो चलिए, आदेश देर से आया, इसलिए कल शाम कुछ जगह सीज फायर हुआ, लेकिन सुबह 4 बजे तक तो आदेश पहुंच ही गए होंगे ना। उसके बाद भी अमृतसर में या राजस्थान में या गुजरात में कुछ जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर नहीं, उन्हें आतंकी मुनीर कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना जो है वो फूल लेके खड़ी हुई थी। तो जो आतंकी मुनीर हैं, इनमें और सत्ता के बीच में इस समय समन्वय कुछ कम दिखाई देता है। उसी का खामियाजा
ये पाकिस्तान को पहले भी भुगतना पड़ा है और अब भी भुगतना पड़ेगा। और देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान में सत्ता और सेना के बीच में समन्वय नहीं, वहाँ हमेशा सेना ऊपर होती है। कारगिल युद्ध में जब नवाज शरीफ ने सीज फायर किया था तो उसके कुछ दिन बाद ही जनरल मुशर्रफ ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था। तो ये पाकिस्तान की फितरत है। अगर ये समझौता आगे दिन चलता है और शहबाज शरीफ अपनी सत्ता में बने रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। हमारी जो सोर्सेस कहते हैं वो केवल दो ही चीजें कहते हैं कि या तो शहबाज शरीफ की सत्ता जाएगी, शहबाज शरीफ को जेल जाना पड़ेगा, गिरफ्तार कर लेंगे, माशाल्लाह लग जाएगा, आसिम मुनीर माशाल्लाह लगा देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा गुट सैन्य अफसरों का वो सत्ता के साथ मिल जाए, मतलब शहबाज शरीफ के साथ मिल जाए और वो आसिम मुनीर को ही हटा दे। इसके अलावा इनकी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद राजस्थान के कई हिस्सों में फिर से ब्लैकआउट की घोषणा हुई है। सीज फायर होने के बाद आधिकारिक तौर पर घोषणा भी की गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद राजस्थान के सरहदी जिले यानी बाड़मेर में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट लागू कर दिया। इसके चलते सायरन की गूंज के साथ ही पूरा बाड़मेर अंधेरे में डूब गया। इस बीच बाड़मेर में कई जगहों पर संदिग्ध ड्रोन्स भी देखे जाने की चर्चाएं हैं, लेकिन इनके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर से जुड़ी हुई, जहां प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट लागू कर दिया था। इसके अलावा सायरन की गूंज भी सुनाई दी और पूरा बाड़मेर अंधेरे में एक बार फिर से डूब गया। जिला कलेक्टर ने सुरक्षा कारणों से दिए गए आदेशों का उल्लेख किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सावरिया भी जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। रूप, तो कहां उम्मीदें जताई जा रही थी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो ही गया है तो सब कुछ वापस पटरी पर यानी आम जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन होश से उलट ही रहा है। बाड़मेर अब भी उसी अंधेरे का शिकार रहा जिस अंधेरे का शिकार वह कुछ दिनों से रह रहा है। क्या अपडेट? कुणाल, मैं यह बताना चाहूंगा कि सीज फायर की जैसी लोगों को सूचना मिली वो तो लोगों में काफी खुशी थी, चलो ठीक है जैसा भी रहा युद्ध बंद हो गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो है फितरत से वो राजस्थान बॉर्डर के जो लोग हैं, जहां पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र है, वो लोग अच्छे से पाकिस्तानी फितरत से वाकिफ हैं और इसी फितरत को लेकर जो है सीज होने के बाद जो है कहीं न कहीं ऐसी घटना पाकिस्तान की तरफ से की गई जिसके चलते जो है प्रशासन को ब्लैकआउट करना पड़ा और लगातार जो है वो क्षेत्र जो एक सुबह जैसे सूचना मिल रही थी कि चलो सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है आम जनता में खुशी की लहर थी। पर उसको जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाया गया जिसके तहत जो है लोगों में विश्वास खत्म हो गया एक तरीके से और प्रशासन को जो है ब्लैकआउट यहाँ करना पड़ा, जिससे लगातार जो है सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक कुणाल? ठीक है, बहुत धन्यवाद रूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ अब एक बार ऐतिहासिक क्षण का फिर से गवाह बनेगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का शुभारंभ होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। ये कदम उत्तर प्रदेश और भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात में सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का आज लखनऊ में शुभारंभ होगा। दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है ब्रह्मोस और लखनऊ में अब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइलों में से एक इस मिसाइल का उत्पादन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली के लोकेशन से इस समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ
ज्वाइंट रूप से इसका उद्घाटन भी करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ के लिए कितना बड़ा पल है ये, जब इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर के तहत वह भी दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल्स में से एक ब्रह्मोस का उत्पादन अब लखनऊ की धरती से होगा। अपने आप में बेहद गर्व भरा हुआ यह पल, इस पूरे जो उद्घाटन समारोह है उसके बारे में बताइए, और लखनऊ वासियों के लिए भी यह क्या अहमियत रखता है? बिल्कुल कुणाल, देखिए ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अब ये कह सकते हैं कि आज से बनना शुरू हो जाएगा। राजधानी लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर जब बना था अलीगढ़ से लेकर झांसी तक पूरे लखनऊ वाया लखनऊ होते हुए, उसी समय ब्रह्मोस के फैसिलिटी के लिए यहाँ पर काम शुरू हो गया था। और ये एक आप कह सकते हैं कि खुशी की बात है, कम से कम राजधानी लखनऊ के लिए, यूपी के लिए, कि अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी यहाँ पर बनाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट है उसका आज वर्चुअल उद्घाटन करेंगे राजधानी दिल्ली से, और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ उस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे जहाँ पर ये ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू होना है, जो उसकी साइट है। 16 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया गया था, और आज वो तारीख है कुणाल जब ब्रह्मोस मिसाइलें उत्तर प्रदेश में बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए अब उत्तराखंड को भी हाई अलर्ट पर रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार और उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस समय उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, जिसकी सुरक्षा के मद्देनज़र स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। वहीं उन्होंने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि 4 धाम यात्रा में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जानकारी तुरंत दी जाए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया में बेवजह अफवाह फैलाने वाले लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा का काम सिर्फ पुलिस या जवानों का नहीं है। देश में रह रहे हर व्यक्ति इस समय देश की रक्षा कर सकता है। वह बेवजह सोशल मीडिया में भ्रम फैलाने का काम ना करे, अन्यथा पुलिस को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, भारत और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है उसकी बातें हम कर रहे हैं, सीज फायर भी हो गया, उसका उल्लंघन भी हो रहा है, वह लोग जान समझ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर रखा गया है इस तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनज़र। क्या कुछ एहतियातन सुरक्षा कदम उठाए जाने हैं, क्या निर्देश है और कैसी स्थिति है? देखिए, मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी टीमें लगातार नजर बनाए रखी हैं, और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच होने जो तनाव चल रहा है उसको लेकर बिल्कुल सरकार इतनी सजग है कि जो बाहर से आने वाले वाहन हैं, चाहे कहीं से भी, चाहे यूपी से क्यों नहीं है, चाहे हरियाणा से क्यों नहीं है, उनकी गहनता से चेकिंग की जा रही है, और एक एक करके देखा जा रहा है कि कौन सा वाहन कहां से आ रहा है और कितने लोग उसमें हैं। बिल्कुल डीजीपी का साफ निर्देश है, उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं उनका साफ निर्देश है कि कोई भी वाहन उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में बिना चेकिंग के नहीं जाए। जो स्थिति इस समय उत्तराखंड देश में बनी हुई है उसको लेकर बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि एक भी वाहन बिना चेकिंग के ना जाए और कहीं पे कोई चूक ना हो, क्योंकि यहाँ पे चाइना बॉर्डर यहाँ पे है, नेपाल बॉर्डर यहाँ पे है। उसको देखते हुए सरकार बिल्कुल कोई भी चीज हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि सख्त से सख्त जो है चेकिंग और सख्त से सख्त जो है वो की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चाइना और नेपाल बॉर्डर लगता हुआ है। जी सतीश, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपसे फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव देर रात कंट्रोल रूम पहुंचे, वहां पर मौजूद व्यवस्थाओं की उन्होंने जानकारी ली। मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव गृह शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का वह निरीक्षण करने पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा स्थिति में राहत और बचाव कार्य के दौरान समन्वय बनाए रखना तथा सूचनाओं का त्वरित गति से आदान प्रदान करने में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की एक अहम भूमिका है, लिहाजा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाना आवश्यक है। इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद स्वरूप, अपर सचिव अभिषेक रोहेला, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद अबेदुल्ला अंसारी के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, चीफ सेक्रेटरी का देर रात यह दौरा और आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण क्या इशारा करता है, और क्या चार धाम यात्रा में जो संभावित आपदाओं की स्थिति हमेशा बनी रहती है उससे निपटने के लिए क्या कुछ चुनौती और क्या आदेश दिए गए? मैं पहले भी कह चुका हूँ, चार धाम यात्रा वो यात्रा है जो विश्व की है, जो सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, पूरे विश्व की यात्रा है, पूरे देश की यात्रा है। उसको लेकर बिल्कुल शासन प्रशासन कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। आपने देखा होगा पिछले साल हल्की सी चूक के कारण सारी यात्रा में भी बाधा आई और यात्रा को जगह जगह डाइवर्ट करना पड़ा। तो इसको लेकर इस समय जो है शासन प्रशासन, कल मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तराखंड की इनके ये दो लोग बिल्कुल ही इस तरीके से सजग बने हुए हैं, नजर बनाई हुई है कि कहीं पे कोई चूक ना हो। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा कंट्रोल रूम, जितने भी इस 18 विभाग इससे जुड़े हुए हैं, यात्रा से जुड़े हुए हैं, उनको साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे कोई चूक ना हो, कहीं पे कोई गलती ना हो। हल्की सी भी कहीं पे बारिश आती है तो वहां पे जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम और पीडब्ल्यूडी की टीम तुरंत रहे, कहीं पे रोड बाधित ना हो, कहीं पे कोई दिक्कतें ना हो। इस समय चारधाम यात्रा में जितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो उसको देखते हुए कहीं पे कोई गड़बड़ियां ना हो। जी ठीक है सतीश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं देहरादून ऑटो संगठन ने एक अद्भुत मिसाल पेश की है और ऐसा निर्णय लिया है जो अपने आप में एक नई कहानी बयां करता है। संगठन ने यह ऐलान किया है कि यूनिट में तैनाती के लिए जाने वाले सभी सैनिकों को अब शहर में निःशुल्क ऑटो सेवा दी जाएगी। यही नहीं, सैनिकों के परिजनों को भी यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि देश की रक्षा में लगे इन वीरों को और उनके परिवारों में लगे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस मुहिम की शुरुआत देहरादून के रिस्पना पुल स्टैंड से की गई है और जल्द ही इसे शहर के अन्य स्टैंड्स तक भी विस्तारित किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने जानकारी दी कि देहरादून में 2800 ऑटोज और रिक्शा संचालित हैं जो इस सेवा में समर्पित रहेंगे। तो देहरादून ऑटो संगठन ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए यह अनूठा निर्णय लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।